everyone. Myself Dr. Ram Babu Tripathi. I am working as Associate Professor in Ramins Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. Today we will discuss about the chemistry of purines and azapines. And these purine and azapine is mentioned in your syllabus in pharmaceutical organic chemistry, and the subject code is the BP 401. And these purines and azapine is the last topic of the your syllabus in the unit 4. यानी ये आपका जो यूनिट 4 था उसका जो सबसे लास्ट टॉपिक दिया था वो दिया था आपका प्यूरिन्स और एजापिन। इस प्यूरिन से पहले हमने ऑलरेडी पिरिमिडीन पढ़ लिए हैं, तो अभी जब आप प्यूरिन पढ़ेंगे तो आपके एक माइंड में ये भी क्लियर करना है कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन में क्या डिफरेंस है। तो आपको डिफरेंस भी इसी स्लाइड के साथ साथ भी कवर करते चलना है। ये दिस इज व्हाट इज द इंट्रोडक्शन। आप स्ट्रक्चर देखें, प्यूरिन इज द हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि इसके साथ आप देखें हेट्रोएटम प्रेजेंट है। अगर आप देखा जाए इसके साथ कितने हेट्रोएटम्स प्रेजेंट है तो आप इसके साथ देखें 4 हेट्रोएटम प्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। एंड दीज प्यूरिन्स आर द फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 रिंग्स, यानी इसमें 2 रिंग फ्यूज है, एक पिरिमिडीन्स और एक इमिडाजोल, पिरिमिडीन एंड इमिडाजोल। अब अगर आप प्यूरिन के स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, प्यूरिन के स्ट्रक्चर याद करने के साथ आपको इसके साथ 4 स्ट्रक्चर एक साथ याद हो जाएंगे। कैसे? प्यूरिन का स्ट्रक्चर एक इटसेल्फ खुद हो गया, प्लस जब आप प्यूरिन किसका स्ट्रक्चर किसके किसके मिल के बना हुआ, पिरिमिडीन प्लस इमिडाजोल। इसका मतलब आपको अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो स्ट्रक्चर किसका हो गया, इमिडाजोल्स का। और अगर आप इसको ब्रेक करते थे तो एक रिंग ये हो जाएगी, तो ये रिंग ए क्या है आपकी, रिंग ए है आपकी पिरिमिडीन। और पिरिमिडीन आपने पहले इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। इसका मतलब कि प्यूरिन के अंदर पिरिमिडीन और इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है। जब प्यूरिन के अंदर 2 रिंग प्रेजेंट है, पिरिमिडीन प्रेजेंट है, इसका मतलब कि पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर जो है वो प्यूरिन से बड़ा होगा। तो ये डिफरेंस है। पूछा जाए कि कल कोई पूछे कि आप प्यूरिन के स्ट्रक्चर बनाएं, तो प्यूरिन के स्ट्रक्चर आप तभी बनाएंगे जब आपको पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर याद होगा और उसके साथ आपको इमिडाजोल के स्ट्रक्चर होगा। तो आप इमिडाजोल और पिरिमिडीन इन दोनों रिंग को ज्वाइंट कर दें, आपका रिंग बन जाएगी आपकी प्यूरिन। क्लियर है? तो अब आप देख रहे होंगे कि अगर इसकी प्रॉपर्टी जो है वो पिरिमिडीन से डिफरेंस होगी। क्यों डिफरेंस होगी? अगर ये इमिडाजोल रिंग नहीं होता तो हमारा पिरिमिडीन होता, इमिडाजोल रिंग हो गया प्यूरिन हो गया। आप दूसरे तरीके से याद कर लें कि इमिडाजोल आपने पढ़ा था, इमिडाजोल में एक पिरिमिडीन रिंग आके ज्वाइंट हो गई, बन गया वो प्यूरिन। क्लियर है? तो इस तरह से आपको प्यूरिन और पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस याद रखना है कि प्यूरिन का नाम छोटा है, इसका मतलब अगर नाम छोटा है तो उसके साथ 2 रिंग अटैच है। अब वो कौन से रिंग अटैच है, पिरिमिडीन और इमिडाजोल। प्यूरिन एरोमेटिक है। आपने सभी जितने भी आपने लेक्चर पढ़ा सभी में आपने एरोमेटिसिटी निकालना, और ये लास्ट लेक्चर है। और वी होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट वी कैलकुलेट द एरोमेटिसिटी विद द हेल्प ऑफ हाकेल्स रूल। यानी आप हाकेल्स रूल्स के थ्रू आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। तो इस पे ज़्यादा कैसे डिटरमाइन करेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर इससे हम डिटरमाइन करें तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो है वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। नेक्स्ट वन अगर आप आएँ, हिस्ट्री क्या है, प्यूरिन जो है ये इसको भी इससे आपने एमिल फिशर ने 1884 में डिराइव किया था। अब आप ये फिशर आपने एमिल फिशर का नाम आपने कहाँ पढ़ा था, जमाने आप उस समय आप देख रहे थे कि एमिल फिशर और नॉर पैराजोल सिंथेसिस, नॉर ने पैराजोल जो ये साइंटिस्ट के नेम थे, फिशर ने कार्बोहाइड्रेट पे भी काम किया जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आते हैं, फिशर ने इंडोल की सिंथेसिस भी दिया था, और फिशर ने ही आपकी प्यूरिन की भी सिंथेसिस किया था। इसने फर्स्ट टाइम जो आपके जो डीएनए से आइसोलेट किया गया था वहाँ पर उस समय उसने फिशर ने उसको आइसोलेट किया था। ये प्यूरिन रिंग कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, आप देखें जो डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन, जो एडेनिन एंड ग्वानिन अगर आप देखें स्ट्रक्चर, तो एडेनिन एंड ग्वानिन में भी आपका पिरिमिडीन रिंग प्यूरिन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, फिर सुनिए, प्यूरिन रिंग
रिंग बड़ी है इसलिए इसका नाम छोटा पढ़ना है। ये क्या पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट है। हाइपोजेंथीन और जैंथीन इसमें भी आपका पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। कैफीन इसमें भी आपका पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट है। यूरिक एसिड इसमें भी आपका पिरिमिडीन रिंग प्रेजेंट है। यानी कल को कोई पूछता है कि पिरिमिडीन रिंग के नेचुरल्स क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो आपके जो यूरिक एसिड है वहाँ पर भी प्यूरिन रिंग प्रेजेंट है। कैफीन वहाँ पर भी प्यूरिन रिंग प्रेजेंट है। इसके अलावा जो एडेनिन और ग्वानिन्स हैं वहाँ पर भी प्यूरिन रिंग्स प्रेजेंट है। प्यूरिन ना कि पिरिमिडीन्स। ये आपको बहुत यहाँ पे क्लियर डिस्कस करना है कि बार बार आप कंफ्यूज होंगे प्यूरिन और पिरिमिडीन से। तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें। अगर स्ट्रक्चर में 2 रिंग है तो इसका मतलब कि वो प्यूरिन है, छोटा वाला है। अगर स्ट्रक्चर में 1 रिंग है इसका मतलब स्ट्रक्चर छोटा है तो नाम उसका बड़ा है। नेक्स्ट वन है फिशर सिंथेसिस में होता क्या है। फिशर सिंथेसिस में जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो है आपका यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड को जब हम POCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब वो जो क्लोरीन्स हैं वो क्लोरीन तीनों पोजीशन पे ऐड करेगा। जैसे बारबिट्यूरिक एसिड में वहाँ पे हमने ऐड कराया था, तो यहाँ पर हम यूरिक एसिड ले रहे हैं। आप देखे होंगे कि जब हमने वहाँ पर क्या लिया था, जब हम पिरिमिडीन के सिंथेसिस पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने बारबिट्यूरिक एसिड लिया थे। यहाँ पर हमें क्या लेना है, यहाँ पर हमें यूरिक एसिड लेना है। ये याद रखना है स्टार्टिंग मटेरियल कि जब हम आप यूरिक एसिड को जब POCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तब 268 ट्राईक्लोरोप्यूरिन बन जाएगा। यानी यूरिक एसिड से तुरंत कन्वर्ट हो गया वो आपका प्यूरिन में। अब चूंकि 268 ट्राईक्लोरोप्यूरिन है यानी क्लोरीन को आपको हटाना है, तो क्लोरीन को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, इसको मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो जैसे मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन से हट करके बन जाता है 26 डाईआयोडोप्यूरिन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हमने क्लोरीन था तो हमने क्लोरीन को हटा कर आयोडीन कन्वर्ट कर दिए, हम डायरेक्ट हम उसको क्लोरीन को क्यों नहीं हटाए। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेयर टू आयोडीन, तो क्लोरीन को हटाना डायरेक्ट उतना आसान नहीं है जितना आसान रिमूव करना आपको आयोडीन का है। इसीलिए आयोडीन जो है इजीली रिमूव हो जाता है, इसलिए हमने उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 26 डाईआयोडो में, और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे आप प्यूरिन में। तो ये था आपका फिशर सिंथेसिस। ट्रॉवो सिंथेसिस में क्या होता है, ट्रॉवो सिंथेसिस में हम पिरिमिडीन 4,5 डाईमीन लेंगे। ये डायरेक्ट ये क्या है आपका पिरिमिडीन 4,5 डाईमीन को जब कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तब आप ये देखें पिरिमिडीन में एक नाम बड़ा हुआ है, नाम पिरिमिडीन एक ही आएगा। पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर आपको पता ही था, ये पिरिमिडीन का है। डाईमीन 4,5 डाईमीन क्योंकि 2 अमीनो ग्रुप हैं। इसको जब आप इस कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बोनिक एसिड रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये H2O यहाँ से निकालेगा और H2O यहाँ से निकालेगा। जब H2O यहाँ से निकल जाएगा तब ये कार्बोनिक एसिड यहाँ से आकर के वो रिंग फॉर्मेशन, ये आपका क्या बना लेगा, रिंग बना लेगा। लेकिन इस मेथड में एक क्या है, ये जो बनेगा वो सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन बनेगा। क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। यानी यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन R होगा, यानी जो आप ये जो कार्बोनिक एसिड में जो आप R लेंगे उसी R पर डिपेंड करेगा आपका ये प्यूरिन। क्लियर है। तो पिरिमिडीन से प्यूरिन बनाने का, तो पिरिमिडीन 4 डाईमीन लेना है, कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, कुछ नहीं सिंपल वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और वो दोनों ज्वाइंट हो गए और वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्यूरिन में। केमिकल रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ते चले आ रहे हैं कि ये भी वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे, ये भी वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे। किस पोजीशन पे देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये उतना ईजिली नहीं देंगे, इसके तभी देंगे जब इनके साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये तभी देगा जब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे ऑक्सो या अमीनो। तो अब आप देखें अगर ये HNO3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हमें कराना है तो इसके यहाँ से ऑलरेडी आपने किसके साथ NH2 ग्रुप लगा रखा है, और ये NH2 ग्रुप क्या है, ये अमीनो प्यूरिन से, ये अकेले प्यूरिन नहीं है क्योंकि प्यूरिन के पास इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा नहीं है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे पाएँ। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा देंगे, जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिलीज करेंगे, तो उस कंडीशन में वो जो देगा वो देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यानी अकेला ये प्यूरिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे।
सेम न्यूक्लियोफिलिक अगर कराएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक मेनली जो होंगे ये हाइलाइट ज़्यादा देंगे। हाइलाइट वाले इसलिए देंगे क्योंकि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए ये क्या मोस्ट लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट वन है, इसका जो इम्पोर्टेंस है कि इसका मेडिसिनल इम्पोर्टेंट क्या है प्यूरिन्स का, तो प्यूरिन का जो सबसे ज़्यादा मेडिसिनल इम्पोर्टेंट है, यानी ये एडेनिन, गुआनिन, थायमिन वहाँ पर जो प्रेजेंट ही है, इसके अलावा ये प्रेजेंट है आपका कैफीन में, इसके अलावा प्रेजेंट है जैंथीन या हाइपोजैंथीन में। लेकिन मेडिसिनल कौन सी ड्रग है जहाँ पर ये प्यूरिन प्रेजेंट है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर आपकी एंटीवायरल ड्रग्स है जो कि वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो जो एसाइक्लोविर का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो एसाइक्लोविर के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि जो रिंग प्रेजेंट है एसाइक्लोविर में, वो रिंग आपकी प्रेजेंट है ये। तो जब आप एसाइक्लोविर की स्ट्रक्चर देखते हैं तो एसाइक्लोविर का स्ट्रक्चर में जो आपका ड्रग प्रेजेंट है वो है आपका प्यूरिन। ठीक है, प्यूरिन में आपका एसाइक्लोविर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह सिस मर्केप्टोप्यूरिन, नाम से क्लियर है, प्यूरिन, प्यूरिन में आपको कौन सा ग्रुप लगा दिया आपने, 6 पोजीशन पे थायोल ग्रुप, तो इसके लिए हो गया क्या, आपने क्या नाम मर गया, 6 मर्केप्टोप्यूरिन। ये एंटी कैंसर ड्रग्स है, इसमें भी आपकी जो मॉइटी प्रेजेंट है वो आपकी प्यूरिन है। यानी आपको जो नेचुरल सोर्स हैं जैंथीन, कैफीन, हाइपोजैंथीन्स, इसके अलावा जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है उसमें 2 ड्रग का नाम याद रखना है, एक था आपका एसाइक्लोविर और दूसरी जो है ड्रग है आपकी उसमें एग्जांपल आते हैं आपके सिस मर्केप्टोप्यूरिन, मिथा। इसके अलावा जिसमें पिरिमिडीन प्रेजेंट है कैफीन, थियोफाइलिन्स एंड थियोब्रोमिन्स में। नेक्स्ट जो आपको पढ़ने हैं प्यूरिन के बाद वो है आपका एजापिन। एजापिन आप देखें दीज आर द, अभी तक आपने जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ा था वो सभी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या तो आपके 5 मेंबर थे, या तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपके 5 मेंबर थे, या तो वो 6 मेंबर थे। एजापिन इज द कंपाउंड कंटेनिंग 7 मेंबर रिंग, मीन्स ये एजापिन में 7 मेंबर कंपाउंड्स हैं, और ये 7 मेंबर कंपाउंड अगर आप इनको काउंट करें तो आप जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो आप हेट्रोएटम से स्टार्ट करेंगे, तो जब आप देखते हैं तो टोटल यहाँ पर ये आते हैं 7 मेंबर के रिंग, इसीलिए एजापिन इज द 7 मेंबर कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इसका क्या बोलते हैं, साइक्लोहेप्टाट्राइन। साइक्लो मीन्स साइक्लिक कंपाउंड है, हेप्टा मीन्स 7 के मेंबर है, और ट्राईन मीन्स इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं। क्लियर है, तो एजापिन इज आल्सो नोन एज द साइक्लोहेप्टाट्राइन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब जो आपको देखना है कि एजापिन इज द एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी तक जहाँ भी आपने पढ़ा था आपने ये देखते चले आ रहे थे कि कंपाउंड्स हमारा एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, आप ये नहीं देख रहे थे कि कंपाउंड्स में एरोमेटिक। अब यहाँ पर ये देखना है कि कंपाउंड्स हमारा एरोमेटिक्स है, नॉन एरोमेटिक्स है या एंटी एरोमेटिक्स है। अब अगर आप इसमें देखें तो रिंग जो है वो इसमें एक है, एक रिंग प्रेजेंट है, और एक रिंग के अंदर अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन देखें तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाते हैं वो आ जाते हैं 10। क्लियर है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। इसका मतलब ये हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड है, एक क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है एरोमेटिसिटी का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सभी कार्बन एटम एक को छोड़ करके। ठीक है, उसके बाद ये हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो जब ये हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा इसका मतलब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। क्लियर है, यानी पहला वर्ड आया एरोमेटिक जो हकेल्स रूल को फॉलो करे, एंटी एरोमेटिक्स जो हकेल्स रूल को फॉलो ना करे, बाकी सारे रूल फॉलो कर रहा है। बाकी सारे रूल फॉलो करने का मतलब है क्या है कि वो साइक्लिक है और प्लानर भी है। क्लियर है, तो एरोमेटिक भी है ये और एंटी एरोमेटिक भी है, लेकिन
एक थर्ड पोजीशन ये आती है, थर्ड क्राइटेरिया ये आता है, इसमें से ये प्लानर तो है, लेकिन इसमें कभी कभी होता क्या है, इसमें सारे कार्बन एटम आपके sp2 नहीं हैं। एक कार्बन एटम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें sp3 है। जब sp3 है तब ये प्लानर की वजह ना करके ये अलग कन्फर्मेशन हो जाता है, ये नॉन प्लानर कन्फर्मेशन भी आ जाता है। तो जब वो नॉन प्लानर कन्फर्मेशन में आ जाता है तब हम इसीलिए इसको बोल देते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर सुनिए, एजापीन एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हकेल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, होने कितने चाहिए थे? 6। एजापीन एंटी एरोमेटिक भी है। एंटी एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि एंटी एरोमेटिक हम तब बोलेंगे जब वो बाकी सारे रूल फॉलो कर रहा है, प्लानर भी है, साइक्लिक भी है, लेकिन हकेल रूल फॉलो नहीं कर रहा, यानी थोड़ा सा हकेल रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो हम इसलिए उसको बोल दिए एंटी एरोमेटिक। लेकिन जब हम दूसरे क्राइटेरिया पे आते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम sp3 है, उसकी वजह से ये नॉन प्लानर हो गया। अगर ये sp2 होता तो प्लानर होता। नॉन प्लानर होने की वजह से ये दो अपने चेंज हो, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और ये जो आता है ये आता है चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म। ये क्या है आपका? ये बोट कन्फर्मेशन है, और ये कौन सा कन्फर्मेशन है? चेयर कन्फर्मेशन। आप देखिए तो ये नाव की तरह है, बोट की शेप का है, और ये एक चेयर की शेप का है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे बोट कन्फर्मेशन एंड चेयर कन्फर्मेशन। तो जो 22% है, यानी अगर आप अप्रॉक्सीमेट अगर 100 मॉलिक्यूल्स आपके पास एजापीन के हैं तो 100 में से 22 कन्फर्मेशन जो है एजापीन की वो है आपकी चेयर फॉर्म में, और बाकी जो कन्फर्मेशन है वो है आपकी बोट फॉर्म में, यानी 22% आपका चेयर कन्फर्मेशन में, इसके अलावा बाकी कन्फर्मेशन जो है वो है आपकी बोट फॉर्म में। क्लियर है? तो इसी तरह एजापीन आपका एरोमेटिक की तरह दिख रहा है। एरोमेटिक की तरह इसलिए दिख रहा है कि आपका साइक्लिक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 6 हैं पाई, और 2 हैं आपके लोन पेयर के, आपके 8 पाई इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ये आपका कंपाउंड जो है हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस स्लाइड के बाद ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक्स क्या है, और नॉन एरोमेटिक क्या है। एरोमेटिक्स और नॉन एरोमेटिक्स में ये डिफरेंस क्लियर है कि अगर हकेल्स रूल फॉलो कर रहा है और साइक्लिक है, प्लानर है, तो वो हमारा एरोमेटिक है। साइक्लिक भी नहीं है, प्लानर भी नहीं है, हकेल्स रूल भी फॉलो नहीं कर रहा, तो वो हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि एंटी एरोमेटिक्स देखने में तो आपको एरोमेटिक जैसे लगेंगे, लेकिन सिर्फ उसमें एक क्राइटेरिया ये है कि वो आपको हकेल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो हो जाएगा आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आप इसका एजापीन देखें तो एजापीन का जो हाइड्रोजन्स है ये हाइड्रोजन्स मूव करता है, और इस मूवमेंट की वजह से एजापीन जो है, इस हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से एजापीन जो एग्जिस्ट करता है वो आपको टाटोमर्स बनाते हैं, और ये 4th टाटोमर्स बनाते हैं। और इन सब की स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करें तो 3H एजापीन ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू अदर एजापीन्स के। ठीक है, यही आपको स्लाइड में दिया गया है कि क्या एरोमेटिक्स क्या है, नॉन एरोमेटिक्स क्या है, और एंटी एरोमेटिक्स क्या है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंट क्या है एजापीन्स का? जैसे आपने देखा होगा कि प्यूरिन्स का मेडिसिनल इंपॉर्टेंट एसाइक्लोबिर्स में था, मर्केप्टोप्यूरिन्स में है। सेम तरीके से आपको ये पता करना है कि एजापीन्स का क्या मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है। तो कार्बामेजापीन्स एक ड्रग्स आती है आपको, जब आप पढ़ेंगे एंटी एपिलेप्सी ड्रग्स, जिसमें एपिलेप्सी मीन्स एक तरह से जिसमें सीजर्स आते हैं, और उस सीजर्स में एक ड्रग यूज होती है कार्बामेजापिन, और वो कार्बामेजापिन की अगर आप मॉइटी देखें तो उस कार्बामेजापिन की जो ये बीच वाली जो मॉइटी है, ये मॉइटी ये आपकी एजापिन 7 मेंबर की मॉइटी है, और ये मॉइटी होने की वजह से एजापिन का इंपॉर्टेंट होता है आपका इन एज ए एंटी सीजर ड्रग्स में। दूसरी ड्रग है आपकी इमिप्रामिन। इमिप्रामिन एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स है। इस ड्रग का भी मॉइटी में अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो आपका एजापिन मॉइटी प्रेजेंट है। कंक्लूजन अगर हम ये निकालें इस पूरे ओवरऑल हेट्रोसाइक्लिक इस यूनिट का, तो आप ये देखें प्यूरिन और पिरिमिडीन्स में, प्यूरिन्स मेड ऑफ 2 एरोमेटिक रिंग्स। प्यूरिन्स में 2 एरोमेटिक रिंग्स है। कौन कौन सी? पिरिमिडीन्स
प्यूरिन्स में दो एरोमेटिक रिंग्स है, कौन कौन सी? पिरिमिडीन और इमिडाजोल। लेकिन जो पिरिमिडीन है वो आपका सिंगल एरोमेटिक रिंग है। एक डिफरेंस तो ये हो गया प्यूरिन्स और पिरिमिडीन का। सेकेंड डिफरेंस अगर आप निकालें स्ट्रक्चर में, प्यूरिन्स आर बिगर इन साइज, शेप भी उनका इन कंपेयर्ड विथ पिरिमिडीन, ठीक है। जो पहले बताया गया था जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा और जिसका स्ट्रक्चर बड़ा है उसका नाम छोटा होगा। केमिकल फार्मूला प्यूरिन और पिरिमिडीन का अगर आप देखें तो चूंकि इसमें रिंग का नंबर चेंज है तो इनके केमिकल फार्मूले भी आपके चेंज होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन एटम भी चेंज हैं। प्यूरिन इज वाटर सॉल्युबल और पिरिमिडीन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है। अगर आप प्यूरिन देखें तो प्यूरिन वाटर सॉल्युबल है और पिरिमिडीन वाटर इनसॉल्युबल है। ऐसा क्यों है कि अगर आप प्यूरिन के स्ट्रक्चर देखें तो प्यूरिन के साथ एक इमिडाजोल रिंग भी लगी हुई है और वही इमिडाजोल रिंग जो है वाटर के साथ जो तुरंत वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती। पिरिमिडीन के साथ ऐसा केस नहीं है। बायोसिंथेसिस से अगर डिफरेंस देखा जाए डीनोवो सिंथेसिस से, तो प्यूरिन की जो सिंथेसिस होगी वो लीवर में होगी और जो कि पिरिमिडीन की सिंथेसिस जो है लीवर के अलावा बॉडी के अदर पार्ट में भी हो सकती है। अगर हम इसका कैटाबॉलिक प्रोडक्ट देखें तो जो प्यूरिन का कैटाबॉलिक प्रोडक्ट है वो है आपका यूरिक एसिड और जो पिरिमिडीन का जो कैटाबॉलिक प्रोडक्ट है वो है आपका अमोनिया। इसका मतलब अगर कहीं के अगर अमोनिया की जो स्मेल आती है यूरिनेशन में, अगर जो उसका मतलब यूरिन से, तो जो अमोनिया की स्मेल आती है वो अमोनिया की स्मेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिरिमिडीन की वजह से, ठीक है। प्यूरिन जो मॉइटी है वो एडेनिन एंड ग्वानिन है और जो पिरिमिडीन की मॉइटी है वो थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल से। यानी अगर ये प्यूरिन और पिरिमिडीन की केमिस्ट्री में डिफरेंस किया जाए तो ये आप उनका डिफरेंट यूज है। नेक्स्ट वन आपने देखा होगा फिशर, ईमेल फिशर का आपने कई जगह यूज देखा था। तो ये इसका आउटपुट है। फिशर ने इंडोल सिंथेसिस दिया, फिशर प्रोजेक्शन आपने कार्बोहाइड्रेट में देखा, फिशर की सिंथेसिस आपने ऑक्साजोल में देखा, फिशर की सिंथेसिस आपकी पेप्टाइड में भी है और फिशर की सिंथेसिस आपकी जो है वो फिनाइल हाइड्राजीन में। इसका मतलब एमिल फिशर की सिंथेसिस आप एक से जगह कई जगह आप उसको पढ़ेंगे। दिस इज द ओवरऑल लेक्चर बिटवीन प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन। ओके, थैंक यू सो मच।